यहाँ पर क्या था कि इसके लिए हमने क्या निकाला था, रस समीकरण मिति निकाल दी थी, ठीक है ना। अब एक अभिक्रिया इसमें यदि देखो बेटा, तो इसमें एक अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया के लिए हमें क्या निकालना है, जो पहली वाली अभिक्रिया है, जैसे दे रखा है ना 2HI इज इक्वल टू H2 प्लस I2। इसके लिए हमें अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए किस प्रकार से निकाला जा सकता है, निकाल के बता दो। इस अभिक्रिया के लिए हमने अभिक्रिया का वेग निकालना है, तो कैसे कैसे आ सकता है, निकाल दो इसके लिए। कैसे निकाला, जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को, अभिक्रिया का वेग हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए किस प्रकार से निकाला जा सकता है, ये अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं, ध्यान रखना आपको। निकालो, निकालिए। सिंपल है बेटा, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है इसमें। यहाँ पर देखो, जैसे हमारे पास ये है, तो पहले अभिक्रिया का वेग, ये क्या है, इधर की तरफ अभिकारक है, इधर की तरफ अभिकारक है और इधर की तरफ उत्पाद है, प्रोडक्ट है ना। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब हमने क्या करना है कि रिएक्टेंट जो होते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, वो हमेशा माइनस में आते हैं। जो क्या होगा, अभिकारक होगा, ये हमेशा कम होते हैं। और इधर की तरफ क्या होता है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन इधर हो रही है, ये बढ़ेंगे, इनकी मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ से तो घटेंगे, HI से घटेंगे, लेकिन H2 और I2 बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके लिए यदि निकालेंगे तो किस प्रकार से निकल सकता है, बताओ तो, कैसे निकल सकता है, माइनस, बोलो, बताओ बेटा, माइनस क्या आना चाहिए, डेल HI, हाँ डेल्टा, डेल्टा डेल भी कह सकते हैं, डेल्टा, हाँ HI अपॉन डेल T, हाँ डेल्टा टी, ठीक है ना। जो डेल्टा टी, यानी कि समय के साथ जो सांद्रता में परिवर्तन आएगा उसे हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। परिभाषा भी ध्यान रखना है ना, ये आ गया। और फिर क्या कर सकते हैं, ये किसके बराबर आएगा, यदि हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर किसकी कंडीशन में आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस, अब प्लस हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर आएगा डेल्टा, क्या आना चाहिए, बताओ बेटा क्या आना चाहिए, H2 upon del T, बिल्कुल, ठीक है ना। फिर अगेन और नीचे बताओ, प्लस हाँ I2 upon del T, बिल्कुल, I2 अपॉन डेल्टा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब यदि हम रस समीकरण मिति निकालेंगे, तो रस समीकरण मिति में क्या होगा, स्टीरियो बोलते हैं उसको ना। तो रस समीकरण मिति में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 आएगा, क्योंकि इसमें केवल इस वाले में देखो, इस वाले में 2 संख्या है, बाकी किसी में कोई संख्या नहीं है। तो हमारे पास क्या आएगा, रस समीकरण मिति में 1/2 हो जाएगा, 1/2 यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। और ये हमारे पास आएगा। अब इसके लिए देखो तो 5Br BrO प्लस 6H पॉजिटिव, ठीक है ना, 6H पॉजिटिव, 3Br2 और 3H2, है ना। ये यहाँ पर एरो का चिन्ह है, ये बीच में क्या है, एरो का चिन्ह है ये वाला, ठीक है ना। इस प्रकार से अब बताओ तो इसके लिए क्या होना चाहिए, बताओ, इसके लिए निकाल पाओगे, बहुत आसान है। जितने अभिकारक हैं यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अभिकारक, और ये है प्रोडक्ट, उत्पाद, ये हमेशा माइनस में होंगे, प्लस में होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम सीधे डायरेक्ट रस समीकरण मिति बताते हैं। रस समीकरण मिति आप तो इतना तो समझ में आ गया होगा कैसे अभिक्रिया का वेग निकाला जा सकता है। एक क्वेश्चन आते हैं बेटा, छोटे क्वेश्चन आते हैं इसमें कभी कभी, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, है ना। माइनस क्या करेंगे, डेल्टा, और यहाँ पर क्या आएगा, Br माइनस, ब्रोमीन में क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, ऐसे करके, ठीक है।
बी आर माइनस आ जाएगा। और जब बी आर माइनस आ जाएगा फिर हम बटे में क्या कर सकते हैं इसके, बटे में यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा टी ये आएगा केवल इसके लिए। तो जब हमने माइनस लिख दिया, अब इसको चाहो तो रस समीकरण में डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं इसमें, 1/5 इंटू की तरह, ठीक है ना। फिर इक्वल कैसे लगाएंगे, इसके लिए बी आर ओ के लिए निकालेंगे, बी आर ओ है ना। यहाँ पर क्या है डेल्टा और यहाँ एक्टिव मास ऑफ बी आर ओ और इसमें क्या है बी आर ओ 3 है बेटे, है ना, बी आर ओ 3 और इस पर एक नेगेटिव चार्ज है एस ब्रैकेट अपॉन डेल्टा टी। ये भी क्या होगा, ये भी माइनस में आएगा, ये वैल्यू क्या होगी माइनस में आएगी, ये दोनों कंडीशन में माइनस होगी, ठीक है ना। यहाँ पर हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास बचा है 6h, 6h क्या होगा, देखो यहाँ पर 6h है, 6h में देखोगे तो 6h में क्या होना है, 6h में हमने इसमें देखो इस पे 6 है, हम पहले निकालेंगे माइनस में क्योंकि ये क्या है रिएक्टेंट है, तो माइनस में आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा डेल्टा और यहाँ पर आएगा H पॉजिटिव, एक्टिव मास ऑफ H पॉजिटिव। इस रिएक्शन के लिए निकाल के बेटा हम अभी करेगा अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ पर जो 6 है इसको हम क्या कर सकते हैं 1/6, इसीलिए 10 समीकरण में दिया जाएगा इस प्रकार से। अब इससे आगे चलते हैं, देखो अब आगे प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट वाले क्या होंगे प्लस में वैल्यू आएगी, प्रोडक्ट वाले क्या होंगे प्लस में। यहाँ पर क्या करना है, ये प्लस में आएगा 1/3 लिख सकते हैं इंटू यहाँ पर आएगा डेल्टा और यहाँ ब्रैकेट के अंदर आएगा बी आर 2 अपॉन डेल्टा टी। और फिर क्या आएगा इज इक्वल टू फिर प्लस में होगा, यहाँ पर 1/3 होगा इंटू क्या आएगा एक्टिव मास ऑफ डेल्टा डेल्टा आएगा और H2O एक्टिव मास ऑफ H2O अपॉन डेल्टा टी। तो इस टाइप से आएगा। ये देखो इस रिएक्शन के लिए हमने क्या निकाल दिया, पूरे अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं, ऐसे इस प्रकार से निकाला जा सकता है। ये इतनी बात समझ में आ गई बेटा, इतना समझ में आएगा कि नहीं आया, तो हो गया होगा क्लियर, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। फिर अब आगे चलते हैं, ये तो हमने कुछ अभिक्रियाओं को बताया आप लोगों को किस प्रकार से हम वेग निकाल सकते हैं। एक आध रिएक्शन दूं आप लोगों को, एक दो रिएक्शन दूं अभिक्रिया का वेग को निकालने के लिए, चलो कोई बात नहीं अभी आगे कर लेंगे, है ना। अभी जब न्यूमेरिकल आएंगे तो उनमें करेंगे। तो ये तो हो गया बेटा हमारे पास, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मंद जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं, राइट। अब दूसरा है तात्क्षणिक अभिक्रिया, जो तुरंत होने वाली अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। देखो एक क्या कहता है तात्क्षणिक अभिक्रिया कैसे होती है, देखो जैसे हमने औसत वेग निकाला ना, औसत वेग के बाद हम तात्क्षणिक वेग निकालते हैं, औसत वेग, ये तो इन क्या है एवरेज है ना। लेकिन एक वेग और होता है, वो होता है तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग। पहले इसको समझते हैं ये है क्या, ये तात्क्षणिक शब्द क्या है। इसमें देखो बेटा उस क्षण पर वेग क्या था, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर इसको समझते हैं कि एक बस चल रही है ना, और यहाँ पर उसकी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, यहाँ 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ना, यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है ना। अब हम कहें उसको पूछे, मान लीजिए इस क्षण पर यहाँ पर जब है, हमने कहा अभी तुम्हारी बस की रफ्तार कितनी है, उस समय जिस समय हम पूछ रहे हैं उस समय क्या रफ्तार है, ठीक है ना। तो उस क्षण पर क्या होगी उसकी स्पीड, उसका वेग निकला है ना, उसको बोलते हैं तात्क्षणिक। मतलब जिस क्षण पर जिस समय पर हम पूछ रहे हैं उसी समय उसका वेग क्या है, ये है बेटा तात्क्षणिक। जिस समय पर हम पूछ रहे हैं उस क्षण पर उसका वेग क्या है, वो क्या कहलाएगा तात्क्षणिक कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, जिस क्षण पर हम पूछ रहे हैं उस क्षण पर उसका वेग क्या होगा, ठीक है। देखो बेटा ये क्या है, ये कहता है निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। जिस समय हम क्या कर रहे हो, पूछ रहे हो
जानकारी ले रहे हो उस समय जो उसका वेग होगा वो क्या कहलाएगा, उसका तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। देखो तात्क्षणिक वेग क्या है, प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, औसत वेग के समय अंतराल को घटाकर शून्य की ओर ले जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका जो वेग है उसको शून्य की ओर, हमें मान के चलते हैं कि पहले कुछ नहीं थे उसकी स्पीड, अभी शुरुआत में अभी मान लेते हैं कितनी स्पीड है, ना हम पहले की स्पीड देखते हैं ना बाद की स्पीड, उस समय क्या स्पीड है ना, वेग क्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया में हम कहें 5 मिनट पर इस अभिक्रिया का वेग क्या है, 5 मिनट पर हमने आगे नहीं देखा, पीछे मतलब हमने 4 मिनट का देखा ना, 8 मिनट का देख रहे हैं हम, केवल उस 5 मिनट पर क्या वेग था इस अभिक्रिया का, तो वो जो वेग होगा वो क्या होगा हमारे पास, तात्क्षणिक, ठीक है ना। याद रखना आपको, तात्क्षणिक वेग यानी कि इस प्रकार से। तो इसमें क्या होगा, सांद्रता का मान क्या होता है, सीमांत ये क्या है, और सांद्रता का सीमांत मान ज्ञात करते हैं। इस विधि से हम क्या कर सकते हैं, सीमांत मान ज्ञात कर सकते हैं। और ये कहता है कि यदि अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं, सांद्रता परिवर्तन डेल्टा सी हो, यहाँ पर डेल्टा सी है ना तात्क्षणिक में, तो परिवर्तन में लगने वाला समय क्या होगा, इसमें जो समय होगा वो डेल्टा टी होगा। तो इसमें औसत वेग का क्या होगा, जैसे हम औसत वेग बराबर क्या आएगा, यदि हम औसत वेग निकालना चाहेंगे तो औसत वेग बराबर यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस दोनों आएंगे, है ना, ये आएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, इस प्रकार से। इसमें लिमिट भी निकाल सकते हैं, लिमिट लगाते हैं इसमें, लिमिट जब तात्क्षणिक वेग होगा, यदि हम तात्क्षणिक वेग निकालना चाहेंगे तो तात्क्षणिक वेग में हम क्या लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं। तात्क्षणिक वेग बराबर क्या आएगा, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा लिमिट, है ना, लिमिट आएगा और प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी के बराबर है। ये इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये था बेटा हमारे पास तात्क्षणिक वेग, ठीक है, समझ में आया, उस क्षण पर उसका वेग क्या होगा, ठीक है ना। अब जैसे इसमें देख लो, एक न्यूमेरिकल आया आपके पास कि अभिक्रिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z के लिए x के विलुप्त होने की दर कितनी है, इतनी मोल पाई गई। देखो इसमें दो चीजें पूछी गई है ना, यहाँ पर वो कह रहा है कि एक हमारे पास रिएक्शन है वो है x प्लस वाई और इज इक्वल टू 2z है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, विलुप्त होने की, देखो x के विलुप्त होने की जो दर है, इसकी जो विलुप्त होने की दर है वो कितनी है, वो है 10 टू x की विलुप्त होने की दर जो है वो है 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। तो y के विलुप्त होने की दर ज्ञात करनी है, पहले y की विलुप्त होने की दर ज्ञात करनी है और फिर z के बनने की दर ज्ञात करनी है, दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो क्या आप लोग ज्ञात कर पाओगे, बताओ बेटा, इसे ज्ञात हो सकता है या नहीं हो सकता, पहले बताओ। ये मेरे कागज जो हमने अभी तक जाना है उसके आधार पर कह सकते हो, बताओ तो बेटा, ज्ञात कर सकते हैं। हमने कैसे निकाला था, इसके लिए क्या निकाला था, अभिक्रिया का वेग कैसे निकाला था, अभिक्रिया का वेग हमने निकाला था, देखो इसी से होना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z। तो पहले हम इसके लिए रस समीकरण नीति निकालते हैं, है ना, कैसे आएगा, ये माइनस में होगा, माइनस क्या होना है, डेल्टा बोलो बेटा, हाँ बोलो, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी, और फिर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल्टा वाई, हाँ बिल्कुल, डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी, वेरी गुड। उसके बाद क्या होगा, प्लस डेल्टा जेड, हाँ प्लस 1/2 भी लिख सकते हैं, है ना, 1/2 क्योंकि ये 2 है, ये देखो ये 2 है ना, ये वाला 2, 1/2 इनटू यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी। वेरी गुड, ये हो गया डेल्टा डेल्टा टी। अब ये कह रहा है देखो, जब y इसका जो वैल्यू है वो ज्ञात करनी है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है,
हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है विलुप्त होने की दर दी हुई है, यानी कि माइनस डेल्टा, देखो इसमें हमारे पास क्या दे रखा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, विलुप्त होने की दर क्या है, 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये दे रखा है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है एक्स के विलुप्त होने की दर ये है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें तो ये ज्ञात करना है, कौन सा ये वाला, तो ये कितना होगा, बराबर कितना होना चाहिए, देखो ये तो दोनों बराबर है, ये बराबर इसके, तो इस वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, सेम वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो हमारे पास आएगा माइनस डेल्टा, क्योंकि विलुप्त होने की पूछा हुआ था उसने, विलुप्त यानी कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये भी कितना होगा 10⁻³ पर मोल पर लीटर पर सेकंड, कुछ भी नहीं था इसमें, ये दोनों, ये देखो विलुप्त होने के, हमारे पास पहले वाले का आंसर तो आ गया। दूसरे वाले का क्या होना चाहिए, दूसरे वाले को देखो, अब हमें मालूम है, देखो किस प्रकार से, ये बराबर इसके, इन दोनों को बराबर आमने सामने रख लो, है ना, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, जैसे देखो डेल्टा जेड एक्टिव मास ऑफ जेड अपॉन डेल्टा टी, ये हमने याद करना, इसके बनने की दर प्लस वाला, है ना, लेकिन इसके साथ क्या है बेटा, 1/2 गुणा में, और बराबर क्या ये हम लिखेंगे, तो किसके बराबर है, ये हमारे इसके बराबर, देखो इस, है ना, यानी कि माइनस किसके बराबर है, डेल्टा, क्योंकि इसकी वैल्यू दी हुई है ना एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसके बराबर है, और इसका मान हमें मालूम है, इसका मान कितना है, ये वाला, तो हम उस मान को रख लेंगे, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, इसकी जो बनने की दर है डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी इंटू 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 10⁻³ लेकिन अभी दो यहाँ है, 1/2 है, इस दो को हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी कि जो प्लस हमारे पास आएगा डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना आएगा, बताओ तो, 2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो देखो हमने सारी चीजें निकाल दी, इसने केवल विलुप्त होने की दर बताई थी हमें, हमने उसको y के विलुप्त होने की दर भी बता दी और z के बनने की दर भी बता दी। ये समझ में आया बेटा या नहीं आया, पहले बता दो। आगे सर, आगे नहीं आशीष नहीं आया, नहीं आया, ठीक, और कोई बच्चा नहीं आया सर। जिसको नहीं आया वो कोई बात नहीं, बता सकते हैं कि यदि आप लोगों को नहीं आया, ठीक है, एक बार मैं फिर बता देता, है ना, जिन बच्चों को नहीं आया वो ध्यान से देख लेना। यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखना बेटा, देखो यदि सीक्वेंस में नहीं रहोगे तो आप समझ में नहीं आता है, सीक्वेंस का मतलब रोज आना पड़ता है इसके लिए, है ना। यहाँ देखो इन्होंने दिया हुआ है हमारे पास, पहले इसमें रिएक्शन दे रखी है, देखो यहाँ रिएक्शन दे रखी है, ये है हमारे पास, ये दी हुई है एक्स प्लस वाई और इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ 2z, ये 2 है और ये z, ये वैल्यू दे रखी। यहाँ पर हमें यदि निकालना चाहिए, अभिक्रिया का वेग निकालना चाहिए, तो वेग इस अभिक्रिया में यदि हम इसका वेग निकालना चाहते हैं तो कैसे इसको माइनस करते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है यहाँ पर, ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है, ठीक है ना। तो इसका अभिकारक का जब वेग निकालते हैं तो ये माइनस में आता है, क्योंकि जब ये अभिक्रिया होगी तो यहाँ से कम होता है और इधर की तरफ बनता है, तो ये हमेशा माइनस में होते हैं और इधर क्या होता है, प्लस में आता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये क्या होंगे, माइनस होंगे और ये प्लस होगा, यहाँ से कम होगा और यहाँ बढ़ेगा, ठीक है ना। और माइनस यदि हम इसका वेग निकालते हैं तो जो उसका सांद्रता में परिवर्तन आता है माइनस डेल्टा एक्स, ये है इसकी, यानी कि x के सांद्रता में परिवर्तन और बटे में क्या आ जाएगा, उसमें लगा हुआ समय, ये अभिक्रिया का वेग है, जो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन बटे उसमें लगा परिवर्तन में लगा हुआ समय, ये निकालते हैं हम, इसको जो हम यहाँ पर निकालेंगे, तो ऐसे हमने पढ़ा था,
जब हम वेग निकालना चाहेंगे। अब बराबर क्या होगा, इसके इसमें ये क्या होगा, यहाँ पर भी इस y के लिए निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, माइनस, यहाँ आएगा डेल्टा और यहाँ पर आएगा एक्टिव मास ऑफ y अपॉन, यानी कि y की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ये हमारे पास अभिक्रिया का वेग है, ये सब वेग है। और ये बराबर क्या होगा, ये होगा प्लस, यहाँ पर आएगा 1/2 है ना, ये 1/2 आएगा समीकरण विधि से, और यहाँ आएगा डेल्टा z अपॉन डेल्टा टी, यानी कि जो इसकी सांद्रता में परिवर्तन बटे में क्या है, उस परिवर्तन में लगा हुआ समय। ये हमने इस अभिक्रिया के लिए रस समीकरण विधि निकाल दी। अभी क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर कह रहा है ये अभिक्रिया है के लिए x के विलुप्त होने की दर, इस जो x दिया हुआ हमारे पास, इसकी विलुप्त होने की दर बता रहा है कितनी है ना, यहाँ पर इसकी दर कितनी बता रहा है। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो इसकी विलुप्त होने की दर कितनी है, यदि हम इसको देखेंगे तो x की विलुप्त होने की दर है माइनस डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और इज इक्वल टू कितना दे रखा उसने दे रखा है ये वाली वैल्यू, क्या दे रखा है, ये बराबर है 10⁻³ है ना, और ये आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमसे पूछा क्या गया, ये तो हमारा क्वेश्चन था है ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि y के विलुप्त होने की दर बताओ, y के विलुप्त होने की दर। तो जो ये कंपेयर करेंगे हम, देखो ये x के विलुप्त होने की दर है, ये y के विलुप्त होने की दर, और ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम इसके बराबर, पहले जो क्वेश्चन है इसका आंसर देखेंगे, y के विलुप्त होने की दर कैसे आएगी, माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ y अपॉन डेल्टा t, और ये कितना आएगा, जितने इसकी वैल्यू आई, ये बराबर कितना है 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। हो गया, इसका तो बहुत सिंपल था। अब इसके जेड के बनने की दर देखो, ये जेड के बनने की दर ये है बड़े यहाँ पर, और ये बराबर किसके है, ये इसके बराबर है, दोनों ही बराबर है, ठीक है ना। तो इन दोनों को बराबर में लिख लेते हैं, यानी कि जो हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास है इस प्लस सेकंड वाला जो आंसर है जेड के बनने की दर प्लस 1/2 इंटू यहाँ आएगा डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी, और ये बराबर किसके है, ये बराबर हमारे पास माइनस क्या है, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ x अपॉन डेल्टा टी, इसके बराबर हो जाएगा, इसको dt भी लिखते हुए रखेंगे है ना, डेल्टा टी। अब देखो जब इसकी वैल्यू हमें पता है, इसका मान रख लेते हैं, क्योंकि इसका मान दिया हुआ है, इसका मान रख लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस 1/2 है ना, और यहाँ आएगा डेल्टा जेड अपॉन dt डेल्टा टी है ना, इज इक्वल टू कितना है 10⁻³ मोल पर लीटर। देखो ये दो भी है बड़े, इसके साथ इस दो को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, प्लस डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी, और इज इक्वल टू कितना आएगा 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड, ऐसे करके हम इसको निकाल देते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपकी देख, आप तो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते समझ में या नहीं आया, इस प्रकार से हम इसको निकाल देते हैं। आशीष आया समझ में, आया समझ में नहीं आया बताओ, हाँ ना तो बोलो बेटा, तुम माइक ऑन कर लो बंद कर लो। चलो इस प्रकार से आ जाएगा है ना, तो इस टाइप से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। आगे भी बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें, तो आप लोगों को किताब में देखना, जैसे इसमें देखो है ना, एक क्वेश्चन है, ये कहता है ए अभिक्रिया, एक अभिक्रिया दी हुई है कि a प्लस 2b और इक्वल का चिन्ह लगा रखा है 3c है ना, के लिए किसी क्षण पर c के बनने की दर, जो c के बनने की दर देखो, c के बनने की दर क्या दे रखी है, c की जो बनने की दर दे रखी है 10⁻²,
मोल पर लीटर पर सेकंड है। तो ए और बी के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। अभी इसको निकाल सकते हो आप लोग, इसको निकाल सकते हो बेटा? Yes, sir. हाँ निकाल दो बेटा, फर्क पता लग जाएगा फटाफट। इसमें दो चीजें दे रखी है ना, यानी कि हमें सी का मान दे रखा है। पहले इसके लिए 10 समीकरण मिति निकाल लो पूरे रिएक्शन के लिए, फिर बहुत आसान हो जाता है। इसकी स्टिचियोमेट्री निकालनी, स्टिचियोमेट्री बोलते हैं 10 समीकरण मिति को, है ना, अंग्रेजी में स्टिचियोमेट्री कहते हैं। फिर बहुत आसान है। हो गया? ए और बी के विलुप्त होने की दर पूछा। मैंने बताया है, जल्दी बोलो। हो गया बेटा? चलो देखो मैं बताता हूँ, कोशिश करता हूँ, है ना। यहाँ पर देखो, पहले इसका 10 समीकरण मिति निकालो। 10 समीकरण मिति कैसे निकलेगी? पहले इसके ए का निकालो, ए है, फिर 2b है, फिर क्या है 3c है ना। तो अब इसका मान तो किसका दे रखा है, अभी हम उसमें नहीं जाते हैं, अभी पहले हम देखते हैं 10 समीकरण मिति। इसके विलुप्त होने की दर क्या होता है बेटा? माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डी टी, डेल्टा टी। ये हो गया। फिर बराबर का चिन्ह लगेगा, फिर आएगा माइनस आएगा, क्योंकि अभी माइनस है, 1/2 यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। फिर तीसरे के लिए देखो, बराबर का चिन्ह आएगा, ये प्लस में आएगा, 1/3 यहाँ पर क्या आएगा, इंटू यहाँ डेल्टा और एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। कितनी बात क्लियर हो गई बेटा? यहाँ तक सर कर दिया। हाँ कर दीजिए। बताओ बेटा, आंसर बताओ कितना है? माइनस हाँ माइनस माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बराबर 10⁻², हाँ और माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी बराबर 2 इंटू 10⁻²। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखना अभी देखना कहाँ गड़बड़ी तुमने हो रखी है ना। चलो वो सही किया तुमने, ठीक, फिर देख लो एक बार, हो सकता है गड़बड़ी हो, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा, इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मैंने अभी चेक नहीं किया ना कि इसका आंसर क्या होगा। इन्होंने इसकी वैल्यू दे रखी, देखो इस वाले की वैल्यू दे रखी है ना। अब क्वेश्चन में आते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी बेटा, क्या दे रखी, प्लस, केवल एक राशि कर रही, बाकी तो देख ही नहीं रहा है ना। डेल्टा क्या आएगा, डेल्टा सी एक्टिव मास अपॉन डेल्टा टी। इसकी वैल्यू दे रखी, कितनी दे रखी, इसकी वैल्यू उसने दे रखी 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड। ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है। अभी तक हम क्वेश्चन पे चल रहे थे, अब हम देखते हैं पहला नंबर है ए के विलुप्त होने की दर। क्या करेंगे, जो हमारे पास ए है उसके विलुप्त होने की दर देखते हैं। तो ए के विलुप्त, देखो एक तो ए पूछा हुआ और दूसरा बी पूछा हुआ है ना। तो पहला नंबर हम करते हैं ए के विलुप्त होने की दर, ए के विलुप्त होने की दर, ठीक है ना।
ए के विलुप्त होने की दर। तो ए के विलुप्त होने की दर कैसे निकालेंगे बेटा? देखो ए के विलुप्त होने की दर कैसे निकल सकती है इसमें, यहाँ पर ये है ए के विलुप्त होने की दर, ठीक है ना? ये क्या है? ए के विलुप्त होने की दर। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है इसके बराबर, देखो इस ये दोनों बराबर है, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस, यहाँ आएगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, और इस इक्वल टू कैसे आएगा, यहाँ पर क्या आएगा प्लस 1/3, और यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, कितने की वैल्यू दे रखी है, तो इसका मान रख लेंगे। इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 10⁻⁻²। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 10⁻⁻3, या इसका 3 का भाग किसमें दे सकते हैं, इस 1 में दे सकते हैं। देखो 3 का भाग जब हम 1 में देंगे तो कितना आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 9 1 एंड अगेन 3 3 9, यानी कि हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जो ए विलुप्त होने की दर होगी ये होगी 0.33 इंटू 10⁻⁻², ये आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। अब दूसरा हमें निकालना है, किसका निकालना पड़ेगा, बी के विलुप्त होने की दर। तो बी का विलुप्त होने की दर क्या है, क्योंकि अब हमने क्या करना है, उसी को लेना है सिंपल, है ना? यहाँ पर हम सिंपल दूसरी चीज ले सकते हैं, बी के विलुप्त होने की दर। बी के विलुप्त होने की दर, बी के विलुप्त होने की दर, होने की दर, बी विलुप्त होगा तो ये हमारे पास आएगा, इसकी जो वैल्यू है -1/2, ठीक है ना, इंटू यहाँ पर आएगा डेल्टा, सॉरी मैंने बाहर कर दिया, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, इस टाइप से आएगा। इस इक्वल टू क्या होगा, ये भी हम क्या करेंगे, इस सी से पहचान लेंगे, 1/3 इंटू यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है बेटा? अब हमें चाहिए ये वाली वैल्यू, इसके साथ जो संख्या है उनको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना? इसकी जो वैल्यू है वो भी हमें पता है, कितनी है, 10⁻², तो है, ये दिया हुआ है उसने, है ना? यहाँ पर क्या करेंगे -1/2, ठीक है ना, और इंटू क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पर प्लस में वैल्यू 1/3 तो है ही पहले से, है ना? इसकी वैल्यू कितनी थी, ये इसके पहले 10⁻⁻² है। अब इस 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, देखो डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डी टी, और इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा प्लस में 2/3 इंटू 10⁻⁻², या हम इसको 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.066 इंटू 10⁻², ऐसा आना बेटा। बाकी देख लो, प्राची मिला लो बेटा, सही हुआ या गलत हो गया कहीं पे? नहीं सर, गलत हो गया। चलो कोई बात नहीं, गलती कोई दिक्कत नहीं, आपने प्रयास तो किया है ना, इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? इस टाइप से कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कैसे हमें बी अभिक्रिया का वेग निकालना है। कुछ दिया हुआ है तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, इनकी इस टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा बोर्ड में, है ना? इस टाइप से आप लोगों को करना है। ये तो एक एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है, ठीक है ना? और ये बाकी आप लोग करेंगे, मेरे को और बहुत सारे दे रखे, ठीक है ना? ये अलग अलग अभिक्रिया है। तो ये तो था हमारे पास अभिक्रिया का वेग। दूसरा नंबर है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, कौन से ऐसे कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, है ना? उस वेग जो अभिक्रिया का वेग है ना, उसको कौन प्रभावित करता होगा? तो एक तो पहला नंबर है इसमें अभिकारकों की सांद्रता, जो सांद्रता होती है। सांद्रता समझते हैं आप लोग, सांद्रता समझते हैं या नहीं समझते, पहले बताओ। सांद्रता का मतलब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर समझ लो, सांद्रता वैसे अलग चीज कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जिसमें विलेय के कण ज्यादा होते हैं, है ना? मान लीजिए यहाँ पर देखो,
यहाँ पर विलय के कारण बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब यहाँ सांद्रता अधिक है। और यहाँ पर मान लीजिए दूसरी जगह देखें 1 2 इस टाइप से 3 4 कण है, यहाँ सांद्रता कम हो जाएगी, है ना। तो सांद्रता यहाँ पर सांद्रता से मतलब हो गया मात्रा भी ले सकते हैं इसको, है ना, ज्यादा मात्रा में कोई चीज है ना। ये कह रहा है कि अभिकारकों की जो सांद्रता है वो भी प्रभावित करती है। अभिकारक ज्यादा होंगे तो अभिक्रिया देखते हैं क्या हो सकता है, ज्यादा होगी, तीव्र गति से चलेगी। अभिकारक और उत्पादों की प्रकृति, इनकी जो नेचर है वो भी डिपेंड करता है ना। तीसरा ताप हो गया, उत्प्रेरक हो गया, और पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। देखो अभिक्रिया कब तेज होती है, इसका एग्जांपल समझाते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि अधिक होगा बेटा तो अभिक्रिया क्या होगी, चलो अभी देखते हैं, है ना। उसके बाद है माध्यम की प्रकृति और विकिरण प्रभाव। इनमें कुछ चीजें हम पहले हम देखते हैं अभिकारकों की सांद्रता, ठीक है। तो क्या कहता है, देखो अभिकारकों की सांद्रता, ये कहता है कि अभिकारक की सांद्रता घटने पर वेग घटता है और सांद्रता बढ़ने पर वेग बढ़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि तुमने अभिकारक की सांद्रता बढ़ाई तो अभिक्रिया का वेग तेजी से होगा। मान लीजिए हमारे पास ये है ना, A प्लस बी इज इक्वल टू उत्पाद बना, मान लीजिए ये है ना, उत्पाद बन रहा है। तो जब हम इनकी अभिकारक यानी इसकी सांद्रता बढ़ाएंगे, A और B की सांद्रता बढ़ाएंगे, तो अभिक्रिया क्या होगा, इसका वेग फटाफट उत्पाद में परिवर्तित होने लगेगा। ये अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। यदि हमने क्या किया, A और B अभिकारक की मात्रा बढ़ाई तो इसका जो अभिक्रिया का वेग होगा वो भी तेज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो वेग बराबर कैसे निकालते हैं, वेग बराबर हमेशा क्या होगा, समानुपाती होता है एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। जो यहाँ पर यदि वेग निकालेंगे तो वेग बराबर क्या हो गया, वेग बराबर जो अभिकारक की सांद्रता है एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास B के समानुपाती होगा। इनका सांद्रता बढ़ेगी तो ये वेग बढ़ेगा, इसका मतलब ये होगा, है ना। इनकी सांद्रता घटेगी तो इसका वेग घटेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब दूसरा एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है। मान लीजिए हमें एक रिएक्शन दी हुई है कि A प्लस 3C इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो इस अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग क्या होगा, तो वेग कैसे निकालते हैं। एक तो हमने क्या किया, पहले सीखा था, कौन सा वाला, सांद्रता में हुए परिवर्तन को, है ना। समय के साथ सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो अभिक्रिया का वेग है। दूसरा यहाँ पर क्या है, यदि A और B की सांद्रता अधिक हुई समानुपाती से, तो इनका क्या होगा, समानुपाती कंडीशन में इनकी मात्रा बढ़े, सांद्रता बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा, इनकी सांद्रता घटेगी तो सांद्रता घटेगी। ये भी क्या है, वेग का नियम है। तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो वेग बराबर क्या होगा, वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A। जो A है, A की जो सांद्रता होगी और एक्टिव मास ऑफ C, और इसकी घात में आएगा बेटे, जो संख्या है इसकी घात में आएगा, ये इस प्रकार से आएगा। यहाँ हम अभिक्रिया का वेग दूसरे प्रकार से निकालते हैं। जब हम इस वेग यहाँ पर इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, अभिक्रिया वेग का कांस्टेंट अभिक्रिया, ठीक है ना। यहाँ पर वेग बराबर क्या आएगा, वेग बराबर हमारे पास के एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ C की घात 3, जो संख्या थी वो घातों में चली गई, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज हम